नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम जो लोग कहानी पढ़ेंगे वो रहेगी हमारी कहानी अपना अपना भाग्य। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931। इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। इसमें एक गरीब बालक की कहानी है जो किस तरह से भूखा प्यासा मरता है ठंड से सिकुड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। कहाँ की कहानी शुरू होती है? नैनीताल से। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशों से भाप से बादल हमारे सिर को छू छू कर बोरेक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि किस कहानी से ली गई है। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था। देखो खेल का भी जिक्र हुआ है। कौन सा मैदान था? पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद ग्रह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर उधर से खेल रही थीं। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शकल को डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले साधैर्य एकाग्र एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। पोलो जो मैदान था उसमें क्या खेल रहे थे? हॉकी खेल रहे थे बच्चे। उसके बाद शोर मारपीट गाली गलौज की भी जैसे खेल का अंश था। इस तमाम खेलों को उतने ही क्षण का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समुची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता ना थी, बीते का ख्याल ना था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रभाव आ रहा था और जा रहा था। उसका ना और ना छोर था, ना प्रारंभ था और ना ही शुरू था। यह प्रभाव कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से ढिलाता निकला चला जा रहा है। अधिकार गर्म में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़े के बाग थामे थे। वे पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनीहाल भी थे। अंग्रेज पिता ने अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे। जो अंग्रेज पिता थे वो भी अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपनी चाल अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। उसके बाद अंग्रेज रमणियां भी थीं, यानी स्त्रियां, जो धीरे धीरे नहीं चल रही थीं।
चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें ना चलने में थकावट आती थी, ना हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तान पर कोड़े फटकार सकती थीं। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक, निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थीं। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टन में छिपाकर सहमी धरती में आंख गाड़े कदम बढ़ा रही थीं। उसके बाद इसके साथ ही भारतीयता का एक नमूना था अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेबिटों को देखकर मुंह फेर लेते और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते और दुम हिलाने लगते। वैसे वे अकड़ कर चलते मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटों के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद हो गए, जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीण हो गया। अब इक्का दुक्की आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यहाँ लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और शून्य पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्लील लाल की बिजलियों की रोशनी दीप मलिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंब हो रही थी और दर्पण कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थीं। उसके बाद हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक लिया। रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो वह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृत के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ निर्भेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने ना देखा था। वहां टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन और चुप था। वहां प्रभा ना जाने किस घोंसले में जा छिपा। उस वृत्ताकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटल के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। तभी ताल के किनारे किनारे हम चल रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मामूली होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कण में बारिश थी। सर्दी इतनी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। उसके बाद रास्ते में जो था, ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में चिपक कर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था। और वह कैसी
क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, जाओ जरा यहाँ बैठो, आओ जरा यहाँ बैठो। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए, मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। उसके बाद हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था और जरा बैठा जरा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहे थे, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बड़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है, नंगे पैर, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए, पैर उसके ना जाने कब कहाँ पड़े रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला न पिछला, न दायां न बायां, जैसे उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। देखो ये उम्र है उसकी कितनी, 10 वर्ष का। गोरे रंग का, पर मैल से काला पड़ गया, आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी, माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया। वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। उसके बाद ना नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है बालक? ये पंक्ति पूछी गई है। बालक मौन और मूक रहा, फिर बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। फिर उसके बाद, कल कहाँ सोया था? दुकान पर। उसने कहा, दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना था। पूछा जा सकता था क्या है नौकरी में उसकी, तो ये 1 रुपया जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। तो ये थे उसके सवाल जवाब। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। तो बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं, यह कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया है? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, वह भूखा रहता और मारता था। माँ भूखी रहती और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी के गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए थे। वह अब नहीं है। कहाँ गया? तो उसने कहा, वो मर गया। मर गया? कैसे मर गया? हाँ साहब ने मारा और वो मर गया। जिस दुकान पे काम करते थे उसने उसको मारा और वो मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुलझुलाहट ली, कुछ लापरवाही थी। हाँ, फिर आप कहिए।
आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए यह लड़का है, कहाँ से ले आए इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता है। उसके बाद अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। किसने कहा? जो उसका दोस्त था वकील, उसने कहा। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से लो, यहाँ नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब है, यों गौरे को नौकर बना लिया जाए। अगले दिन, यानी उसका कहना था, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, ऐरे गैरे को हम क्यों नौकर बना लें, जिसे जानते भी नहीं क्या करेगा क्या नहीं। अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक आप भी? जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब आप सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मरहंसी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मेरे मित्र ने अपनी जेब से हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। तो मैंने कहा, क्या है? इस इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। उसके बाद उसके मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सकपकाकर मित्र ने मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना वहाँ होटल डी पब। कौन सा होटल? डी पब। जानता है, कल वहीं 10 बजे मिलेंगे। मिलेगा? उस लड़के से कहा कि तुम उस होटल में आना 10 बजे। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर। हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सड़क, सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ाव कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास कम बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लालची कहो, लाचारी कहो, निठुरता कहो, या बेहयाई कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के के पास लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। लेकिन वो लड़का जो था वो नहीं आया। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी का बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की जो हल्की सी चादर
चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्राकृत ने सबके यानी उसके मृत्यु शरीर के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया हो। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। उसके बाद सब कुछ सुनने के बाद खुद ही मैं बोला कि ये सब अपना अपना भाग्य है। तो ये थी हमारी कहानी अपना अपना भाग्य। किस तरह की कहानी है, ये एकदम अंदर से भी झंझोर के रख देती है, क्या ऐसी भी इंसानियत नहीं है इस जमाने में। तो आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।